नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगदान एकेडमी में। और हमारा यही लक्ष्य है कि हम आपकी सफलता में अपना योगदान दें। आज का हमारा चैप्टर है परीक्षा धाम सीरीज़ का 42 चैप्टर, जो कि है मध्य प्रदेश के लोक नृत्य, लोक गायन और लोक नाट्य। अगर आप किसी भी राज्य की संस्कृति को सच में समझना चाहते हो ना, तो उसकी किताबें नहीं, उसके लोक नृत्य, गीत, नाट्य देखना चाहिए। मध्य प्रदेश, जो भारत का हृदय कहलाता है, अपने जनजातीय परंपराओं के कारण एक सांस्कृतिक रूप में बेहद ही समृद्ध है। यहाँ के जो लोक नाट्य हैं, लोक नृत्य हैं, लोक गायन हैं, ये सिर्फ एक मनोरंजन नहीं है, ये लोगों की एक जीवन शैली है, ये इनकी भावनाएं हैं और ये इनकी परंपराओं का एक जीवंत चित्रण है। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये बात है कि ये एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट भी है, काफ़ी स्कोरिंग भी है। और इधर से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि माच कहाँ का लोक नाट्य है, तो ये आंसर हो जाएगा मालवा का। तो आज हम इसे आसान और इंटरेस्टिंग तरीके से समझेंगे कि मध्य प्रदेश के लोक नाट्य, गायन और लोक नृत्य क्या हैं, इनकी परंपराएं क्या हैं, कब ये मनाए जाते हैं, कितने दिन इनका कुछ पर्व होता है तो वो क्या होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट इधर से यही एस्पेक्ट आता है कि कौन सा है कि जो किस एरिया से आता है, तो आपको नाम और एरिया अच्छे से याद रखना है। तो अभी मैं आपको सबसे पहले ये चार्ट नहीं करवाऊंगी, क्योंकि जब हम सारे पढ़ लेंगे तब हमें ये चार्ट पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आएगा। तो इस चार्ट को हम आखिरी में देखेंगे। हम शुरू करते हैं टेबल से। तो सबसे पहले हमें देखना है मध्य प्रदेश के लोक नृत्य। तो निमाड़, मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड, चंबल के नृत्य, चंबल क्षेत्र के नृत्य और जनजातीय नृत्य। तो अगर आप बिल्कुल पहली बार ही ये वीडियो देख रहे हैं और आपको नहीं पता है कि मालवा एरिया कौन सा है, बुंदेलखंड एरिया कौन सा है, तो आप यहीं वीडियो को रोक दें और हमारे पहले वाले वीडियो देखें, जिसमें कि हमने मध्य प्रदेश का बेसिक ज्योग्राफी किया है और मध्य प्रदेश की जनरल इन्फॉर्मेशन स्टार्टिंग के चैप्टर्स में कवर की है। क्योंकि अगर आप वो समझेंगे तब जाके आपको ये ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा और आप रिलेट कर पाएंगे। तो अगर और अब आपको पता है कि ये क्षेत्र कौन से हैं, तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं निमाड़ क्षेत्र के। तो निमाड़ क्षेत्र में आते हैं काठी, गणगौर, मांडलिया, फेफरिया, डंडा नृत्य। तो ये निमाड़ क्षेत्र के हैं। अब अभी आपको मेरे नाम ये जो मैं पढ़ूंगी आपको सुनने में लगेगा कि क्या ही है, लेकिन जब हम ये एक एक क्षेत्र के डिटेल में पढ़ लेंगे तो फिर ज़्यादा क्लियर होगा। तो हम ऐसा ही करते हैं, पहले डिटेल में नृत्य करते हैं, फिर वापस टेबल पे आएंगे। तो निमाड़ क्षेत्र के लोक नृत्य क्या है? काठी नृत्य। जैसे मैं एक ट्रिक बताती हूँ, मुझे याद है, लेकिन ये सिर्फ 80% नामों पे लागू होती है। कई कई नाम ऐसे भी हैं कि जो इन पे लागू नहीं होती। जैसे निमाड़ है तो इसमें ड आ रहा है। तो जैसे ही जितने भी तरह के नृत्य हैं ना, तो उनमें इसी टाइप के शब्द आएंगे, जैसे काठी, गणगौर, मांडल्या, फेफरिया, डंडा, आड़ा खड़ा। तो देखो, इन सब में तो ये अप्लाई हो रहा है, लेकिन कहीं और के भी कोई नृत्य हैं जो उधर से मतलब इन उनमें भी ये शब्द आते हैं। तो ये मिक्स मैच नहीं करना है। अगर आप इतना अपने दिमाग में डाइजेस्ट कर पा रहे हैं तो आप मेरी ये ट्रिक याद रखिए, वरना भूल जाइए। अब देखते हैं काठी नृत्य। तो ये निमाड़ एरिया का है, क्योंकि अब सारे निमाड़ एरिया के देखेंगे। देव प्रबोधनी एकादशी से महाशिवरात्रि तक ये मनाया जाता है और इस नृत्य में सामूहिक करते हैं, सामूहिक नृत्य शैली है। और काठी नृत्य को करने वाले को भगत कहा जाता है। तो जो ये नृत्य करता है उसको भगत कहते हैं और ये निमाड़ का है। गणगौर नृत्य चैत्र माह में मनाते इसको। जैसे कि काठी सामूहिक था, गणगौर भी सामूहिक नृत्य शैली है। और इसमें दो तरह के नृत्य होते हैं। तो एक होता है झालरिया, दूसरे को झेला लोक नृत्य कहते हैं। तो एक हो गया झालरिया और एक हो गया झेला। तो जो झालरिया लोक नृत्य है ना, वो रनुबाई पार्वती देवी को रथ में स्थापित किया जाता है, तब किया जाता है। और जो झेला नृत्य है, जब रनुबाई को सिर पर रखकर नृत्य किया जाता है,
तो ये झेला नृत्य किया जाता है। तो समझ में आ गया है आपको कि जब रथ में बिठा रहे हैं तो झालरिया करेंगे और जब सर पे बिठा रहे हैं तो झेला करेंगे। अब आते हैं मांडलिया नृत्य पे। तो मांडलिया भी निमाड़ का है। विवाह और अन्य शुभ अवसरों पर मांडलिया नृत्य किया जाता है। इसकी नृत्य शैली क्या है, ये महिला प्रधान है। महिलाएं तो करती हैं लेकिन सामूहिक करती हैं मांडलिया नृत्य। जैसे कि आपको वो देखा होगा, एक मांडला आर्ट भी होता है जिसमें कि सर्कल फॉर्म में होता है, बहुत सारी डिज़ाइन होती हैं, सुंदर सा होता है। तो वो सामूहिक जब रहता है ना तभी सुंदर लगता है। एक डिज़ाइन अकेले से बना दो तो इतना अच्छा नहीं लगेगा। तो ऐसी मांडलिया महिलाएं करती हैं जो सुंदर होती हैं और सामूहिक नृत्य होता है। फिर होता है फेफरिया। फेफरिया नृत्य होता है निमाड़ का। अब विवाह के अवसर पर किया जाता है और ये भी एक सामूहिक नृत्य शैली है। डंडा नृत्य। तो नई फसल के आगमन पर डंडा। अब इसको हम कैसे याद रख सकते हैं कि जब भी नई फसल आती है तो जानवरों से बचाने के लिए डंडा लेके खड़े हो जाते हैं। तो ये नई फसल के आगमन पर डंडा नृत्य होता है। इस नृत्य के दौरान छल्ला या दोहा गाए जाते हैं। अब इसमें मध्य प्रदेश के निवाड़ क्षेत्र में कृषकों द्वारा डंडा नृत्य किया जाता है। तो ये हो गया डंडा नृत्य नई फसल के आगमन पर। और ये हमने इसको ट्रिक से रिलेट भी कर लिया कि फसल आएगी तो डंडा लेके खड़े हो जाएंगे प्रोटेक्शन के लिए। अब आड़ा खड़ा नृत्य होता है तो वो मालवा और निवाड़ क्षेत्र में होता है। विवाह, जन्म और मुंडन संस्कार पर किया जाता है। अब ये आड़ा खड़ा नृत्य भी है, ये महिला प्रधान है और ये भी सामूहिक नृत्य है। तो अभी हमने एक और नृत्य देखा था जो कि महिला प्रधान था और सामूहिक था, वो था मांडलिया नृत्य। तो आड़ा खड़ा और मांडलिया आप याद रखेंगे महिला प्रधान नृत्य हो गए। तो ये हमने देखे निमाड़ क्षेत्र के। अब देखते हैं मालवा क्षेत्र के लोक नृत्य। तो मालवा क्षेत्र में विवाह के अवसर पर किया जाता है कौन सा, मटकी नृत्य। तो जैसे ये आप इसमें इमेज देख पा रहे हैं मटकी नृत्य में कि लेडी है, इतनी सारी मटकियाँ अपने सर पे रखी हुई हैं। ये महिला प्रधान है। एकल भी किया जाता है, ये इधर विमेन अकेले ही कर रही है और इसको सामूहिक नृत्य भी इसमें किया जाता है। तो ये हो गया हमारा मटकी नृत्य, एकल और सामूहिक होता है और विवाह के अवसर पर करते हैं। अब आते हैं राजवाड़ी नृत्य। तो राजवाड़ी नृत्य मालवा का है। विवाह और पर्व त्योहारों में किया जाता है, महिला प्रधान है और सामूहिक किया जाता है राजवाड़ी नृत्य। भगोरिया नृत्य क्या है, मालवा अंचल में 20 स्थानों पर झाबुआ और अलीराजपुर भील जनजाति के क्षेत्र में किया जाता है। होली के अवसर पर ये किया जाता है और महिला पुरुष प्रधान सामूहिक नृत्य है। तो जो भगोरिया नृत्य होता है ना वो महिला भी करती हैं और पुरुष भी करते हैं, तो ये सामूहिक नृत्य शैली है। अब आता है आंटिया नृत्य। तो आंटिया नृत्य में मालवा और निमाड़ के एरिया में ये दोनों जगह किया जाता है। इसको एक और चीज़ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो ये डांडिया नृत्य भी बोलते हैं। तो जैसे जो डांडिया गुजरात में नवरात्रि के टाइम पे पूरे देश में भी बहुत फेमस है, तो ये डांडिया नृत्य बोलते हैं किसको, आंटिया नृत्य को। और यह एक पुरुष प्रधान नृत्य है। तो अब इस चीज़ को आप कंफ्यूज मत होइएगा कि डांडिया नृत्य है तो महिलाएं तो करती ही होंगी, लेकिन ये जो जनजाति शैली का है आंटिया डांडिया नृत्य, यह एक पुरुष प्रधान नृत्य है। अब हम आते हैं कान ग्वालिया नृत्य पे। तो ये सावन के माह में किया जाता है और जब ये नृत्य करते हैं ना तो दूध के व्यवसाय से जुड़े जो ग्वाले, ग्वाली, अहीर, यादव समुदाय के लोग होते हैं, तो वो, इससे हमें ग्वालिया शब्द से भी समझ में आ रहा है, तो ये लोग करते हैं किसके, सावन के माह में करते हैं। अब देखते हैं द्विचकी नृत्य। तो द्विचकी नृत्य में ये विवाह के अवसर पर करते हैं। पुरुष और महिलाएं दोनों ही वृत्त बनाकर, गोला बनाकर ये नृत्य करते हैं। अब जो बाहरी वृत्त होता है ना, बाहर वाला गोला, उसमें पुरुष बाएं से दाहिनी ओर चलते हैं और अंदर वाले वृत्त में महिलाएं दाएं से बाएं ओर चलते हैं। तो मतलब ये देखने में कितना सुंदर लगता होगा। बाहर वाले गोले में एक इस साइड मूव कर रहे हैं और अंदर वाले गोले में वो इस साइड मूव कर रहे हैं, ऐसे। तो अगर आपको ना कोई जैसे द्विचकी नृत्य है तो अब आप वीडियो पॉज करके एक बार इसका यूट्यूब में वीडियो देख लो, तो एक तो हमारी एक्स्ट्रा एफर्ट्स हो जाएंगे, फिर इस चीज़ को हम कभी भूलेंगे भी नहीं।
अब मालवा के अन्य नृत्य कौन से हैं? तो झाला नृत्य है, टूटिया नृत्य है, छतरी नृत्य है, फूटी, गैर, छला नृत्य, ये सारे मालवा के अन्य नृत्य हो गए। तो अब देखो हमने 2 देख लिए हैं। अभी हमने क्या देखा है? निमाड़ के क्षेत्र के देखे हैं और मालवा क्षेत्र के देखे हैं। अब आपको शायद बोरिंग लग रहा हो, लेकिन अभी पहला ही पेज हुआ है, तो आप अपना इंटरेस्ट बना के रखो और इसमें यही याद करना है कि कौन सा नृत्य किस एरिया का है, और यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर मन नहीं भी लग रहा है तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखो, अपनी बुक खोल के हाईलाइट करो, जिससे कि आपको थोड़ा बहुत कुछ याद होगा ही होगा सुनने से। निमाड़ क्षेत्र के हमने देखे काठी, गणगौर, मांडलिया, पेपरिया, डंडा नृत्य। अब मालवा एरिया के भी हम देख चुके हैं। तो हमने देखा मटकी, रजवाड़ी, भगोरिया, आड़ा खड़ा, इंद्रप्ररी नृत्य, आंट्या नृत्य। आंट्या नृत्य को क्या बोलते हैं? डांडिया नृत्य बोलते हैं। और ये कैसा नृत्य है? ये तो पुरुष प्रधान नृत्य है। अब इधर पे कुछ और नीचे इन्फॉर्मेशन दी गई है जो हमसे छूट गई थी। तो जो मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य है वो कौन सा है? राई। तो आप इस चार्ट में अब ढूंढो कि राई किस एरिया का नृत्य है, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि इस चार्ट में राई आपको किस एरिया का नृत्य दिख रहा है जो कि मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य है। दूसरा है मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य। तो नाट्य कौन सा है? माच है नाट्य। और लोक नृत्यों का राजा कौन सा है? तो ये आता है कर्मा नृत्य। तो कर्मा नृत्य किसको बोलते हैं? लोक नृत्यों के राजा को कर्मा नृत्य होता है ये। अब मध्य प्रदेश के राजकीय उत्सव कौन सा है? तो ये 2025 में बोला था, ये राजकीय उत्सव हो जाता है भगोरिया। तो अगर आपने हमारा त्योहारों वाला वीडियो देखा है तो हमने उसमें हर त्यौहार को डिटेल में बताया था, और उसमें हमने भगोरिया पे एक्स्ट्रा डिटेल इन्फॉर्मेशन शेयर की थी। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होता है। ये फैक्ट्स आपको इसके पता होने चाहिए कि हमारा जो जनजाति कल्चर है वो कितना विविध है। तो आप वो वीडियो देखो और सभी त्योहारों के बारे में डिटेल से इन्फॉर्मेशन लो। अब हमारे निमाड़ और मालवा के हो गए, हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं बुंदेलखंड क्षेत्र के लोक नृत्य। तो ये है राई। राई मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य है, जो कि अभी मैंने आपसे ऊपर पूछा था। क्षेत्र बुंदेलखंड है। विवाह और पर्व त्योहारों पर ये किया जाता है। अब इसके मृदंग वाद्य यंत्र के साथ यह नृत्य तेज गति में बेड़िया जाति द्वारा किया जाता है। तो देखो इसमें जो इन्फॉर्मेशन है ना, एक एक चीज़ इसमें जो हाईलाइटेड है वो याद करना है हमें। तो पहली चीज़ तो कब किया जाता है? विवाह पर किया जाता है। मृदंग वाद्य यंत्र इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अब ये तेज गति का है, और कौन करता है? तो बेड़िया जाति द्वारा किया जाता है। अब राई के कलाकार कौन है? ज्ञानेश्वरी देवी कटनी की और राम सहाय पांडे जो जी हैं वो राई के कलाकार हैं। अब 15वीं शताब्दी में रचे गए ग्रंथ छिताई चरित्र में राई नृत्य का उल्लेख किया गया है। तो किसमें? छिताई चरित्र में किया गया उल्लेख। 16वीं शताब्दी में रचे गए मलिक मोहम्मद जायसी के कौन सा पद्मावत ग्रंथ है, जिसमें आचार्य केशव ने महाकाव्य रामचंद्रिका में भी राई नृत्य का उल्लेख किया है। तो एक चीज़ हमें छताई चरित्र में मिल रहा है, फिर मलिक मोहम्मद जायसी के ग्रंथ पद्मावत में भी मिल रहा है, और रामचंद्रिका में भी राई का उल्लेख मिल रहा है। अब हमने इधर देखा था मृदंग वाद्य यंत्र इसमें इम्पॉर्टेंट होता है। तो मृदंग आप देख लीजिए, ये ऐसा दिखता है, और ढोलक ये ऐसी दिखती है। तो मृदंग और ढोलक में डिफरेंस होता है। अब बुंदेलखंड में राई की पहचान क्या है? बेड़नी और मृदंग। और बघेलखंड में राई की पहचान क्या है? ढोलक और नागड़िया। तो बुंदेलखंड एरिया में इससे करते हैं और बघेलखंड एरिया में ढोलक से करते हैं। अब आते हैं हम बधाई पे। तो ये भी बुंदेलखंड का नृत्य है। विवाह और शुभ अवसरों पर किया जाता है। पुरुष महिला के बीच में नृत्य करते हैं। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि किस नृत्य में पुरुष महिला के बीच में नृत्य करते हैं। तो हमें पता होना चाहिए ये बधाई नृत्य है। ठीक है। अब ढिमराई। तो ढिमराई बुंदेलखंड का नृत्य है। विवाह एवं नवदुर्गा के अवसर पे किया जाता है। इसकी नृत्य शैली क्या है? नर्तक द्वारा कथक शैली में ये किया जाता है। ढिमराई कथक शैली में किया जाता है। विवाह में और नवदुर्गा में करते हैं ढिमराई नृत्य को। सहरा सहाय क्या होता है?
तो सहरा सहाय ना तीज के अवसर पे ये नृत्य किया जाता है और ये पुरुष प्रधान नृत्य है। और पुरुष जब करते हैं तो वो सामूहिक रूप में ये नृत्य करते हैं, सहरा सहाय। अब जावरा नृत्य, तो जावरा नृत्य बुंदेलखंड अपितु संपूर्ण मध्य प्रदेश का है। नवरात्रि पर महिलाओं द्वारा किया जाता है ये नृत्य और सिर के ऊपर जवारा रख के हुआ कलश रख के करते हैं। तो अगर आप कोई ग्रामीण एरिया से आपका कोई संपर्क या फिर आपने देखा है तो लेडीज़ इसमें एक मिट्टी का वो उसमें ज्वारा जैसे घास जैसा कुछ लगा होता है, मुझे भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, और उसको सर पे रख के नृत्य करती हैं और मंदिर जाती हैं, मंदिर से आती हैं, वो पूरा बैंड के साथ ही ये पूरा नृत्य करते हुए होता है। तो ये ज्वारा नृत्य होता है। अब कानड़ा नृत्य होता है, तो ये बुंदेलखंड में होता है। विवाह एवं पर्व त्योहार में धोबी समुदाय द्वारा किया जाता है। देखो अभी हमने समुदाय से रिलेटेड एक हमने ग्वाले वाला देखा था जो अहीर और यादव लोग करते हैं, और ये कानड़ा नृत्य हो गया ये जो धोबी समुदाय द्वारा किया जाता है। लोटा व ढोलक वाद्य यंत्रों से तीव्र गति से नृत्य करते हैं कानड़ा नृत्य। अब आते हैं इसमें देखते हैं मौनिया नृत्य। तो मौनिया नृत्य बुंदेलखंड और सतपुड़ा रीजन में करते हैं, ये दिवाली के अवसर पर करते हैं। पैरों में घुंघरू, सिर पे मोर पंख लगाकर ये नृत्य किया जाता है। एक व्यक्ति कविता कहता है जिसे दिवारी कहा जाता है। अब मौनिया नृत्य में जो कविता कहते हैं उसे क्या कहा जाता है? दिवारी। अहीर, ग्वाल, यादव जाति द्वारा दिवाली के पश्चात 11 तक अलग अलग घरों में किया जाता है ये मौनिया नृत्य, और इस नृत्य को बदेरी या फिर दिवारी नृत्य भी कहते हैं। जिसके आप अन्य नाम याद रखेंगे मौनिया नृत्य के। ये समुदाय करता है, पैरों में घुंघरू, सिर पे मोर पंख लगा के करते हैं, दिवाली के अवसर पर करते हैं, ठीक है। और दिवारी, जैसे ये दिवाली से दिवारी ये रिलेट हो रहा है तो हमें ये बन जाएगा, और बदेरी और दिवारी इसके अन्य नाम हैं। अब इधर पे समाचार पन्नों से कुछ बोल रहे हैं कि चुन्नीलाल रैकवार को बुंदेली लोक संगीत के क्षेत्र में संगीत नाटक अकादमी द्वारा एक अमृत पुरस्कार दिया गया है। तो अमृत पुरस्कार किसको दिया है? चुन्नीलाल रैकवार जी को बुंदेली लोक संगीत में। एक नरौता है ये जो हमारा छूट गया था, तो ये बुंदेलखंड क्षेत्र में होता है, नवरात्रि के अवसर पर होता है, और इसकी नृत्य शैली क्या होती है कि कुंवारी बालिकाओं द्वारा ये नृत्य किया जाता है, नरौता नृत्य। तो अभी हमने देखो बुंदेलखंड के सारे नृत्य देखे, एक बार हम देख लेते हैं कौन से देखे। ये राई देखा जो कि राजकीय नृत्य भी है। बधाई में क्या था कि पुरुष महिला के बीच में करते हैं। ढिमराई हो गया, कथक शैली में होता है। फिर आता है सहरा सहाय होता है जो कि पुरुष प्रधान होता है, तीज में करते हैं। ज्वारा नृत्य होता है, सर पे ज्वारा रख के करते हैं। फिर नरौता नृत्य हो गया, कुंवारी बालिकाओं द्वारा किया जाता है। कानड़ा नृत्य होता है जिसमें लोटा व ढोलक वाद्य यंत्रों से तीव्र गति पे करते हैं, कानड़ा नृत्य धोबी समुदाय करती है। और मौनिया नृत्य हो गया जो कि दिवाली पे करते हैं, घुंघरू इसमें रोल पे करते हैं, दिवारी जो इसमें कविता कहते हैं, और ये कौन? ग्वाला, यादव, अहीर समुदाय करते हैं, और इसको बदेरी और दिवारी नृत्य भी कहा जाता है। तो हमने रिवाइज भी कर लिए हैं, बहुत अच्छे से आपको याद हो गए होंगे। नहीं हुए हैं तो पॉज करके एक बार आप वापस से रिवाइज करो, फिर वीडियो कंटिन्यू करना। अब देखते हैं बघेलखंड क्षेत्र के लोक नृत्य। तो बघेलखंड क्षेत्र में देखो सबसे पहले आता है दादर। तो दादर है बघेलखंड का, शुभ अवसर पर किया जाता है, पुरुष महिलाओं के वेश में नृत्य करते हैं। तो अब आप मुझे बताओ, और अभी आपको याद रहना ही चाहिए, इतनी जल्दी नहीं भूलना है, कौन सा ऐसा और नृत्य है जिसमें पुरुष महिलाओं के वेश में नृत्य करते हैं? हमने अभी 1 मिनट भी नहीं हुआ है, अभी पढ़ा है, ठीक है। तो दादर में पुरुष महिलाओं के वेश में नृत्य करते हैं। अब जो सुआ है, तो सुआ इसमें खरीफ की फसल पकने पर किया जाता है और सिर पर कलश रखकर किया जाता है सुआ नृत्य। फिर बिरहा नृत्य, तो शुभ विवाह के अवसर पर होता है और पुरुषों द्वारा किया जाता है, तीव्र लय में नृत्य करते हैं, कौन सा? बिरहा नृत्य। कलसा नृत्य कौन सा है? बघेलखंड का। तो बघेलखंड में
बारात के आगमन पर। जैसे अभी हम देखते हैं हर जगह की जब बारात आती है तो जो महिलाएं होती हैं वो सर पर कलश रखती हैं। इतनी बुरी डिज़ाइन भी नहीं, ड्राइंग भी नहीं है मेरी। ये सर पर कलश रखती है महिलाएं और उस पर अभी भी रखा जाता है। तो ये कौन सा नृत्य होता है? कलसा। सिर पर कलश रखकर नृत्य किया जाता है बारात के आगमन पर। फिर आते हैं केमाली नृत्य। तो केमाली नृत्य है बघेलखंड में। तो ये अवसर कौन सा होता है? इसमें विवाह के अवसर पर होता है। अब जो ये नृत्य होता है ना, ये सवाल जवाब की शैली में होता है। अब सवाल जवाब कर रहे हैं तो किस किस का सवाल जवाब हो रहा है? महिलाओं का हो रहा है और पुरुष का हो रहा है। अब कमेली जो नृत्य है उसको साजन सजना नृत्य भी कहते हैं। तो इनके ये जो दूसरे नाम हैं वो आप अच्छे से याद रखेंगे। कमेली नृत्य को साजन सजना नृत्य कहते हैं। जवाब सवाब शैली में यह किया जाता है। अब बिछी नृत्य क्या है? बिछी नृत्य है बघेलखंड में अहीर जाति के पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। इन नृत्यों में डोर चौरसी के परिधान ढोल नगाड़ों के साथ विरह गीत गाया जाता है बिछी नृत्य में। फिर कहरवा पोता नृत्य आता है। तो इसमें बघेलखंड किसी भी शुभ अवसर पर किया जाता है। एकल और सामूहिक नृत्य है ये। और फुरहारी कहरा नृत्य की एक मुद्रा है जो बारी जाति को कहरा विशेष लोकप्रिय है। ठीक है, तो ये हो गया कहरा पोता नृत्य। कभी भी शुभ अवसर होता है उसमें कर लेते हैं, अकेली भी कर लेते हैं, सामूहिक भी कर लेते हैं। अब दोग्रा नृत्य होता है तो कम वर्षा होने पर। तो अगर जब भी कभी कम बारिश हो रही है तो इसको भगवान कृष्ण को वर्षा के लिए प्रसन्न करने के लिए अविवाहित कन्याओं द्वारा यह नृत्य किया जाता है। तो जो कुंवारी कन्याएं होती हैं वो दोगरा नृत्य करती हैं बारिश को बुलाने के लिए, कृष्ण भगवान को प्रसन्न करने के लिए। तो ये जैसे स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन हो गई कि ये चीज़ किसी और में हमें नहीं मिलेगी। तो ऐसे ही क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आप अच्छे से ध्यान से पढ़ते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। अब देखते हैं ग्वालियर और चंबल क्षेत्र के नृत्य। तो इसमें आता है दुलदुल घोड़ी। तो चंबल अंचल और बुंदेलखंड में ये होता है। शादी विवाह के अवसर पर किया जाता है। इस नृत्य में ढोल नगाड़े का उपयोग किया जाता है दुलदुल घोड़ी नृत्य में। अब लहंगी नृत्य है तो ये चंबल अंचल में मनाते हैं। सावन बुजरिया एवं कजलिया के समय पे ये मनाया जाता है। यह पुरुष प्रधान लोक नृत्य है और नृत्य सहारिया जनजाति में भी किया जाता है। तो हमें इससे क्या क्या फैक्ट मिले कि ये पुरुष प्रधान है और सहरिया जनजाति का भी ये नृत्य है। तो अब हम जब जनजाति के नृत्य पढ़ेंगे तो उसमें हम सहरिया में पढ़ेंगे लहंगी नृत्य। आप लोग दिमाग में ये अच्छे से सेट करते जाइए। अब कितकिया नृत्य होता है, ये चंबल अंचल में किया जाता है। कार्तिक माह में महिलाओं के द्वारा कार्तिक स्नान के समय पे किया जाता है कृतकिया नृत्य। अब ढिमराई नृत्य होता है चंबल अंचल और बुंदेलखंड में किया जाता है ये ढिमराई। तो ये कोई भी जब मांगलिक अवसर होता है ना तब ढिमराई करते हैं और ढीमर समुदाय के लोगों द्वारा पैरों में घुंघरू बांधकर ये किया जाता है। तो ढिमराई भी यहीं से हमें समझ में आ रहा है कि ये शब्द कहाँ से आया, ढीमर समुदाय से आ रहा है और पैरों में घुंघरू बांधकर करते हैं ढिमराई नृत्य। कहरवा नृत्य, तो कहरवा नृत्य चंबल अंचल और बघेलखंड में करते हैं। ये मांगलिक अवसर पर करते हैं। अब ये इसका नाम भी कहर समुदाय से आ रहा है। जैसे ढीमर समुदाय से ढिमराई है तो कहर समुदाय से आ रहा है कहरवा। पुरुष प्रधान नृत्य है। नृत्य के दौरान दादरे का गायन भी किया जाता है कहरवा नृत्य में। फिर गडराई जो ये नृत्य होता है ये भी चंबल अंचल का है। यह नृत्य गडरिया जाति के लोगों के द्वारा भिन्न अवसरों पर किया जाता है। नृत्य के दौरान क्या होता है कि एक गोले में बैठ जाते हैं लोग और बीच में खड़ा होकर कोई एक व्यक्ति नृत्य करता है। तो ये हो गया गडराई। तो ये गडरिया जाति करती है। तो अभी तक हमने तीनों देखे, ढीमर का ढिमराई, कहर समुदाय का कहरवा और ये हो गया गडरिया का गडराई का गडरिया। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अब हम जनजातीय नृत्य पे आ गए। तो जनजातीय नृत्य में क्या है कि हम पहले देखेंगे गोंड का,
फिर बैगा, भारिया, भील, कोरकू और कोल जनजाति नृत्य। अब ये आपको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब मैं कैसे बताऊं कि हर कुछ इस चैप्टर में इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपको कम से कम नाम तो पता ही होना चाहिए कि कौन सा नृत्य किस क्षेत्र का है और किस जनजाति का है। ये इससे हज़ारों बार क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं ऑलरेडी। अब सैला नृत्य, यह नृत्य गोंड और कोरकू जनजाति का प्रमुख नृत्य है। सैला, यह नृत्य शरद ऋतु में किया जाता है। ठीक है। अब आदिदेव को प्रसन्न करने के लिए यह नृत्य किया जाता है। हाथों में लगभग 1.25 हाथ के डंडे के कारण इसका नाम सैला पड़ा। तो देखो इसको, अब ये जो नृत्य करते हैं तो 1.25 हाथ का डंडा लिए जाते हैं, तो इसके कारण इसका नाम सैला पड़ा है। तो कौन कौन इसको कर रहा है, एक बार वापस रिवाइज करो कि गोंड कोरकू जनजाति कर रही है, शरद ऋतु में करते हैं, किसको प्रसन्न करने करते हैं, तो आदिदेव को प्रसन्न करने के लिए ये नृत्य करते हैं। हाथों में लगभग 1.25 हाथ का डंडा होता है, इसलिए इसका नाम सैला पड़ा। बहुत अच्छे से हमारा ये क्लियर हो गया। अब आते हैं कर्मा नृत्य पे। तो कर्मा नृत्य ये जो है ना नृत्य बघेलखंड और दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश में किया जाता है। अब कौन कौन सी जनजाति करती है, तो ये गोंड तो करती है, लेकिन ये बैगा जनजाति में भी होता है। जैसे कि अभी हमने क्या सैला नृत्य देखा था, तो वो गोंड और कोरकू कर रही थी, लेकिन जो कर्मा नृत्य है ना वो गोंड और बैगा जनजाति में किया जाता है। अब नृत्य कर्म सैनी देवी और भगवान विश्वकर्मा को समर्पित होता है। अब इसमें कौन ये नृत्य करता है, तो महिलाएं भी करती हैं और पुरुष भी करते हैं। तो कर्मा नृत्य का जो नामकरण है ना वो करम या फिर कदम्ब नामक वृक्ष के नाम पर हुआ है। तो इसका नाम क्या पेड़ के नाम पर रखा गया है। यह नृत्य वर्षा ऋतु को छोड़कर सभी ऋतुओं में करते हैं। तो अगर आप में से किसी को इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन है कि वर्षा ऋतु में ये क्यों नहीं करते, इसके पीछे कोई रीज़न है, तो हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। कर्मा नृत्य की विभिन्न शैलियाँ क्या हैं, तो ये है लंगड़ा, थाड़ा, लोहकी, डोडस, जितिया, गोडी और पुरबिया। तो ये इसकी अलग अलग शैलियाँ हैं जिसमें कर्मा नृत्य किया जाता है। पैरों की गति के आधार पर कर्मा नृत्य का विभाजन क्या है, तो ये कर्मा यरी, कर्मा याप, कर्मा झुलनी और कर्मा लहकी, ये सारे नृत्य हैं जो कि पैरों की गति के आधार पर किए जाते हैं। तो देखो अभी हमने कर्मा नृत्य को एक बार हम रिवाइज करेंगे। आपको लग रहा होगा कि मैं क्यों बार बार वही इन्फॉर्मेशन रीड कर रही हूँ, क्योंकि ये हमें सिर्फ पढ़ के नहीं निकलना है, ये हमें अच्छे से याद करना है। एक बार पढ़ने पे सिर्फ हमें आइडिया लगता है कि हाँ ये क्या है, और दूसरे बार पढ़ने पे चीज़ें रिटेन होती है दिमाग में। तो आपका काम है बस अच्छे से ध्यान से सुनना, बाकी पूरी मेहनत हमारी रहेगी। अब यह नृत्य क्या है, बघेलखंड दक्षिण पूर्व में मनाते हैं, बैगा और गोंड जनजाति के लिए होता है। कौन सी करम सैनी और भगवान विश्वकर्मा को समर्पित है, महिला और पुरुष दोनों करते हैं। पेड़ के नाम पे इसका नाम पड़ा, कौन सा पेड़ था वो करम या कदम्ब पेड़। सिर्फ वर्षा ऋतु में नहीं करते, बाकी सभी ऋतुओं में करते हैं। शैलियाँ हैं इसकी कुछ, तो कौन सी, लंगड़ा, थाड़ा, लहकी, डोडस, जितिया, गोंडी और पुररवा, ये सब इसकी शैलियाँ हो गई। अब इसमें ना जो हमारी गति होती है, कितनी स्पीड में कर रहे हैं, उसमें भी इसका होता है डिवीज़न। तो ये कर्मा यरी है, कर्मा याप है, कर्मा झुलनी है और कर्मा लहकी है। अब हम देखते हैं भड़ौनी नृत्य के बारे में। विवाह के दौरान किया जाने वाला नृत्य होता है भड़ौनी नृत्य। अब इसमें महिलाएं नृत्य करते हुए क्या करती है, टोंट मारने वाली गीत गाती है। जैसे आज के टाइम में जो टोंट है ना, TUNT टोंट, तो वो वाली चीज़ इधर पे बोल रहे हैं, जो टोंट मारने वाली गीत गाती हैं। इसके एवज में बारात वाले नेग के रूप में पैसे देते हैं। तो जो बारात लेके आ रहा है वो पैसे दे रहा है, और ये जो महिलाएं गीत गा रही हैं इसमें वो टोंट मार रही हैं। गोंड जनजाति के नृत्य कौन कौन से हैं, गुदुम्बजा जो कि अनूपपुर में मनाया जाता है, बिरह, सुआ, कलपाड़ी, कहरवा, बिलमा, सारपाटा,
झांझ पाटा और ये है ढांढार। तो ये सारे किसके, गोंड जनजाति के और भी नृत्य हैं। तो अभी हमने कौन से देखे थे गोंड जनजाति का, पहला हमने सैला नृत्य देखा, फिर कर्मा नृत्य देखा और फिर भड़ौनी नृत्य देखा, और जो भी उसके और अदर नृत्य हैं वो उनके हमने नाम पढ़े। अब अगला हम देखते हैं बैगा जनजाति के नृत्य। तो बैगा जनजाति में परधौनी नृत्य होता है। तो परधौनी बैगा समुदाय के एक लोकप्रिय नृत्य है जो बारात के आगमन पर किया जाता है। डिंडौरी जिले के अर्जुन सिंह धुर्वे हैं ना, वो इस क्षेत्र में परधौनी नृत्य के लिए उनको 2022 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसको किया गया है, ये अर्जुन सिंह धुर्वे जी को परधौनी नृत्य में पद्मश्री पुरस्कार से। ये कब किया जाता है, बारात के आगमन पर ये किया जाता है। अब रीना नृत्य, तो रीना नृत्य मंडला और बालाघाट की बैगा जनजाति का यह नृत्य वार्षिकोत्सव है, एनुअली ये किया जाता है। बैगा जनजाति के युवाओं द्वारा किया जाने वाला दशहरा से दिवाली तक चलता है ये। अब बैगा जनजाति के अन्य नृत्य कौन से हैं, कर्मा, विमला, सजनी दीवानी और झरपट नृत्य है, ये रीना नृत्य के अंदर में आता है। ठीक है, ये बैगा जनजाति के अदर डांसेस हैं, और ये रीना नृत्य कहाँ पे होता है, युवाओं द्वारा होता है, ये मंडला और बालाघाट वाले रीजन में होता है। और कौन से हैं, कर्मा, विल्मा, सजनी दीवानी और झरपट। अब देखते हैं भारिया जनजाति के द्वारा किए गए नृत्य। ये है भड़म नृत्य। तो भड़म नृत्य में भारिया जनजाति का ये प्रमुख नृत्य है। नृत्य विवाह के अवसर पर किया जाता है। इस नृत्य को गुनशाही, भरनी, भरनौट, भंगम और भरनाई के नाम से भी जाना जाता है। अब भड़म और सैतम एक साथ पढ़ते हैं, लेकिन इनमें डिफरेंस है। जो भड़म हमने इसके बारे में पढ़ लिया। अब सैतम महिलाओं के द्वारा किए जाने वाला नृत्य है। इसमें एक पुरुष घेरे के बीच में ढोलक बजाता है। एक पुरुष होगा, घेरे के बीच में खड़ा है, ढोलक बजा रहा है। इसमें महिलाओं के दो दल होते हैं, एक दल इस साइड है, एक दल इस साइड है, बीच में पुरुष ढोलक बजा रहा है। तो ये सैतम होता है। अब भारिया जनजाति के अन्य नृत्य कौन से हैं, तो ये है अहिराई। तो भड़म, सैतम, अहिराई हो गया भारिया जनजाति के द्वारा नृत्य। अब हम देखते हैं भील जनजाति द्वारा नृत्य। तो भील जनजाति ने, इनका मेन नृत्य होता है भगोरिया नृत्य। ये पश्चिमी मध्य प्रदेश में झाबुआ, अलीराजपुर, धार जिले में भील जनजाति द्वारा मनाया जाता है। यह नृत्य होली के समय भगोरिया पर्व के दौरान मनाया जाता है। तो अब ये भगोरिया पर्व क्या होता है, तो इसमें एक ये मैरिज फेस्टिवल टाइप का, जहाँ पे भाग के शादी करना पसंद करना, और ये एक ट्रेड टाइप का भी है। तो जो हमारा त्यौहार वाला वीडियो है उसमें हमने डिटेल में इसके बारे में बताया है, आप वहाँ जाके इन पे और डिटेल इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। अब ये नृत्य है ना, समूहन पाली, चकड़ी पाली, पिरामिड नृत्य मुद्राएं इसमें प्रमुख हैं। तो ये सारी इनकी मुद्राएं हैं जिसमें ये किया जाता है, और ये भगोरिया नृत्य भीलों का प्रमुख नृत्य है। आगे हम देखते हैं गौर नृत्य। तो ये जो गौर नृत्य है, ये होली के महीने में यानी फाल्गुन मास में भील पुरुषों द्वारा किया जाता है। अब जो गैर नृत्य के नृत्य है ना, ये अपने हाथ में छड़ लेकर एक दूसरे को छड़ों से टकराते हुए गोल घेरे में नृत्य करते हैं। तो ये एक गोल घेरा है, इसमें लोग अपने हाथ में छड़ लिए हैं और वो छड़ वो एक दूसरे से टकरा रहे हैं। तो इस प्रकार से होता है गैर नृत्य। अब आते हैं हाथी मना पे। तो हाथी मना में विवाह के अवसर पर भील जाति के पुरुष द्वारा घुटने के बल बैठकर तलवार घुमाते हुए यह नृत्य किया जाता है। तो आप अपने दिमाग में एक ये इमेज बनाते जाइए, जैसे कि इसमें हमने गैर नृत्य में क्या देखा, छड़ों को टकराते हुए कर रहे हैं। हाथी मना में क्या, घुटनों के बल बैठ गए, हाथ में तलवार लेके तलवार घुमाते हुए ये नृत्य कर रहे हैं। भील जनजाति के अन्य कौन से नृत्य हैं, तो ये है पाली, डोहा, नेवताली, बड़वा, आंटिया नाच और लोहरी।
तो ये सारे हमने भीलों के नृत्य देखे अभी। अब देखते हैं अगला नृत्य है सहरिया जनजाति का। तो सहरिया जनजाति में लहंगी नृत्य आता है। तो ये हमने ऊपर अभी लहंगी नृत्य रीजन में भी पढ़ा था, चंबल वाले। तो ये सहरिया जनजाति का सामूहिक नृत्य है। तो ये रक्षाबंधन के अगले दिन बुझेलिया या फिर कजलिया के दौरान किया जाता है। अब तो ये कजलिया वाले फेस्टिवल्स इतने मनाए ही नहीं जाते हैं, लेकिन पहले ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जाता था कि जो रक्षाबंधन का अगला दिन होता था ना, तो उसमें जो हाथ में घास, कजलियाँ बोलते हैं जिनको, वो लेके लोग एक दूसरे के कान के पीछे और उनको आदान प्रदान एक दूसरे के साथ कजलियों का करते थे। तो ये होता है, इसमें लहंगी नृत्य होता है। अब आते हैं इंद्रपरी नृत्य पे। तो इंद्रपरी नृत्य सहरिया जनजाति का नृत्य है जिसमें रागनी गीत गाया जाता है और ये विवाह के अवसर पर मनाते हैं। तो सहरिया जनजाति के अन्य नृत्य और कौन से हैं? रागनी, दुलदुल घोड़ी हमने देखा, लहंगी और इंद्रपरी, ये सारे नृत्य हो गए। अब देखते हैं कोरकू जनजाति के नृत्य। तो कोरकू जनजाति द्वारा चटकोरा नृत्य किया जाता है। ये दक्षिणी मध्य प्रदेश में होता है। कोरकू करती है वो हमने देख लिया। और किसी भी शुभ अवसर पर चटकोरा नृत्य करते हैं। जैसे कि कोई भी शुभ अवसर होता है तो हम उसमें चटकोरा मतलब अच्छा चाट चाट के खाना खाते हैं, वैसे ही कोई भी शुभ अवसर पे चटकोरा नृत्य भी किया जा सकता है। अब थापटी नृत्य होता है। तो ये कोरकू जनजाति द्वारा किए जाने वाला नृत्य है। कौन सा? थापटी। तो ये ढोलक और घुंघरू की महत्वपूर्ण भूमिका है। अब इसमें पुरुष और स्त्रियां इसको दोनों को करते हैं इस नृत्य को, ठीक है। तो ये क्या है? थापटी नृत्य। अब ढांढल नृत्य होता है। तो कोरकू जनजाति में चैत्र वैशाख के रातों में किया जाता है। कौन सा? ढांढल नृत्य। ढांढल 5 प्रकार के होते हैं। अब देखो, इसमें तांडा ढांढल होता है, पडोब ढांडला, भील, सिडुकू और चांचरीज ढांडला। तो ये 5 प्रकार के ढांडला हमने देखे। अब कोरकू जनजाति के कुछ और भी नृत्य हैं। ये हैं चाचरी, चिलूड़ी, गादरी और ठाठिया। तो पहले हमने क्या देखा इसमें? चटकोरा नृत्य देखा, थापटी देखा, ढांडला देखा। फिर इसके बाद हमने चाचरी, चिलूड़ी, गादरी और ठाठिया, ये सारे हमने देख लिए कोरकू जनजाति के। अब देखो कोल जनजाति द्वारा किए जाने वाले नृत्य कौन से हैं? तो ये है कोल दहका। तो कोल दहका या फिर कोल दहकी भी इसको बोलते हैं। तो ये सर्वप्रिय है। अब कोल दहका का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है बहुत ज़्यादा उत्साह, उमंग और ऊर्जा। तो अति उत्साह, उमंग और ऊर्जा इसका मतलब है। सवाल जवाब गीतों के साथ नृत्य किया जाता है। कौन सा? कोल दहका। अब कहरा नृत्य। कहरा नृत्य क्या? यह नृत्य सारे बघेलखंड में प्रचलित है। कहरा नृत्य कोल जनजाति के अलावा वारी जाति का कहरा नृत्य विशेष लोकप्रिय नृत्य है। यह स्त्री पुरुष प्रधान नृत्य है और फुरहारी कहरा की एक विशिष्ट मुद्रा होती है, ये फुरहारी मुद्रा। अब कोल जनजाति के अलग कौन से और अन्य नृत्य हैं? तो ये दोतलिया और नारदी। तो पहले हमने कोल दहका नृत्य देखा जो कि उत्साह उमंग के साथ करते हैं, सवाल जवाब होता है इसमें गीतों का। फिर कहरा नृत्य देखा तो पूरे बघेलखंड में होता है, वारी जाति करती है, स्त्री पुरुष दोनों करते हैं। और फिर इसमें और दोतलिया और नारदी भी कोल जनजाति के हैं। अब हम देखते हैं अन्य जनजातीय नृत्य। तो गौर नृत्य होता है जो कि मुड़िया जनजाति द्वारा करते हैं। सरहुल नृत्य होता है उराव जनजाति द्वारा। और बार नृत्य होता है, ये होता है क्वार जनजाति द्वारा किया जाता है। तो अब हमने देख लिए सारे नृत्य और अब हम लोक गायन पे आ गए। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि जब हम लोक नृत्य कंप्लीट कर लेंगे तो हम इस टेबल पे वापस आएंगे रिवाइज करने, और ये चार्ट तो हम सबसे लास्ट में करेंगे क्योंकि इसमें तीनों चीज़ें कवर है। तो ये जो टेबल है इसमें हमने सबसे पहले निमाड़ क्षेत्र में क्या देखा? काठी, गणगौर, मांडल्या, फेफरिया और डंडा नृत्य, ये सारे निमाड़ क्षेत्र के हो गए। अब मालवा क्षेत्र के क्या हैं? तो मालवा में मटकी, राजवाड़ी, भगोरिया, आड़ा खड़ा, इंद्रपरी नृत्य और आंटिया नृत्य, तो ये सारे हो गए। अब अगर मैं
जब मैंने इसको याद किया था बहुत पहले, अब वो ट्रिक इतनी रिलेवेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको सुना देती हूँ। अगर आपको थोड़ा भी याद रहता है एग्ज़ाम में और उसके कारण एक भी क्वेश्चन सही हो गया तो ये बहुत बड़ी बात होगी। अब मालवा में देखो, माल क्या होता है कि कोई भी चीज़ हम खा रहे हैं तो वो मटकी में रखी है। जैसे कि रबड़ी सोच लो कि एक मटकी है जिसमें रबड़ी रखी है, तो रबड़ी क्या हो गया, हमारा माल हो गया। तो मालवा से माल हो जाएगा, राजवाड़ी से रबड़ी हो जाएगी और मटकी इसमें आ गया। अब लोग इसके लिए भागते हैं कि हमें खाना है, माल खाना है, रबड़ी खाना है, तो भाग रहे हैं, इसके लिए आड़े खड़े हो रहे हैं, इंद्र पर ही नृत्य कर रहे हैं, इंद्रों जैसे नृत्य कर रहे हैं, और आंटिया मतलब बुला रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें बस एक स्टोरी है जो दिमाग में बनी हुई है, तो इसी से मुझे ये सारे रिलेट हो जाते हैं और क्वेश्चन सही हो जाता था। तो ये हो गया, आपको भी इससे शायद थोड़ा हेल्प मिला होगा। अब बुंदेलखंड के नृत्य हैं तो ये हैं बधाई, राई, ढिमराई। देखो अब 3 नृत्य तो ऐसे हो गए जो तुक में बन रहे हैं कि राई, बधाई, ढिमराई, एक साथ हम एक श्वास में बोल सकते हैं। तो ये बुंदेलखंड के 3 तो हो गए। अब 3 एक साथ याद करना है, सैरा, कांडा, जावड़ा। तो राई, बधाई, ढिमराई, सैरा, कांडा, जावड़ा, इसको आप 10 बार बोल लो, आपको याद हो जाएंगे बुंदेलखंड के नृत्य। अब हम देखते हैं बघेलखंड के नृत्य। तो बघेलखंड में दादर, सुआ, बिरहा, कलसा, कैमली, बिछी नृत्य और कहरा पोता नृत्य हो जाता है बघेलखंड का नृत्य। चंबल क्षेत्र के नृत्य हो जाते हैं तो दुलदुल घोड़ी नृत्य, लहंगी नृत्य, कतकिया नृत्य। तो दुलदुल घोड़ी, लहंगी, कतकिया, ढिमराई, कहरवा और गडरियाई। तो ये सारे चंबल क्षेत्र के नृत्य हो गए। अब जनजाति नृत्य में हमने कौन से देखे, इसके मैं नाम नहीं लिखे हुए हैं, लेकिन हमने बैगा, कोरकू, भारिया, गोंड, सहरिया और मुड़िया जनजाति के ये सारे नृत्य देख लिए हैं। तो ये सारे हो गए हमारे लोक नृत्य बहुत अच्छे से। अब हमारा काम था पढ़ाना और आपका काम है इनको अच्छे से याद करना। अब याद कैसे करना, बार बार रिवाइज करके। तो ये तभी याद होगा जब आप एग्ज़ाम से पहले इसको 20-25 बार रिवाइज कर लोगे। तो रिवीजन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट की फॉर लर्निंग एंड क्लियरिंग द एग्ज़ाम। तो अब हम आते हैं मध्य प्रदेश के लोक गायन पे। तो लोक गायन में हम वापस से टेबल बाद में देखेंगे, पहले हम देखते हैं निमाड़ क्षेत्र के लोक गायन। तो संत सिंगाजी भजन। तो संत सिंगाजी भजन उच्च स्वर में एकल और सामूहिक गायन शैली है। तो इसमें अकेले भी गा लेते हैं, समूह में भी गा लेते हैं, शुभ अवसर पे गाते हैं, गृहस्थ जीवन की बातें होती हैं, कृषि, पशुपालन संबंधित, ये सब गायन होता है किसमें, संत सिंगाजी गायन में, भजन में। अब दूसरा है निर्गुणिया या गायन। तो निर्गुणिया गायन शैली क्या है, ये संपूर्ण निमाड़ांचल में मनाया जाता है। अब इसमें एकल भी होती है, सामूहिक भी होती है, किसी भी अवसर पर साधु या भिक्षुओं द्वारा गाया जाता है। कौन सा, निर्गुणिया। अब विषय वस्तु क्या है, तो कबीर, मीरा आदि संतों की भक्ति पदों का गायन होता है इसमें निर्गुणिया गायन शैली में। तो निमाड़ क्षेत्र का हो गया कौन सा, संत सिंगाजी भजन हो गया, और निर्गुणिया शैली भी इसमें हो गई। अब आते हैं मसाणिया। तो मसाणिया जो गीत है ये संपूर्ण निमाड़ अंचल में गाया जाता है। तो इसका ये समूह में ही गाया जाता है, ग्रुप सिंगिंग करते हैं इसमें। लेकिन अब कब क्या, इससे मसाणिया से या समझ नेगेटिव लग रहा है ये मरा हुआ, तो ये मृत्यु पर गाया जाता है और ये आत्मा की अमरता के लिए गीत होते हैं, मसाणिया गीत। तो देखो पहला हमने कौन सा पढ़ा, संत सिंगाजी, फिर निर्गुणिया, फिर मसाणिया। अब हम देखते हैं कलगी तुर्रा। तो कलगी तुर्रा संपूर्ण मध्य प्रदेश संपूर्ण निमाड़ांचल में मनाया जाता है। ये वाद विवाद में लोक गायन है, मतलब कन्वर्सेशन हो रही, एक ही बोलेगा फिर दूसरा जवाब में दूसरा बोलेगा, तो ये वाद विवाद लोक गायन है। रात के समय में गाने जाने वाला लोकगीत है। अब ये कैसा होता है, तो घटनाओं पर आधारित होता है और इसके प्रमुख उस्ताद कौन है, सुमेर सिंह हैं और मनसा राम है जो कि इसके उस्ताद हैं कलगातुर्री शैली के। तो संत सिंगाजी, निर्गुणिया,
मसान्या और कलगातुर्री, ये 4 हो गए जो कि हमने निमाड़ क्षेत्र में देखे। अब हम मालवा क्षेत्र के लोक गायन देखते हैं, तो इसमें आता है भरथरी। तो भरथरी ये प्रातः काल में गाते हैं, जो अभी हमने देखा था उसको रात में गाते हैं कन्वर्सेशन शैली में, लेकिन ये सुबह सुबह वाला है भरथरी। राजा भरथरी व रानी पिंगला के वियोग का वर्णन होता है, तो कैसे ये एक दूसरे से अलग अलग रहे, उन दोनों के वियोग का वर्णन है भरथरी गायन में। अकेले भी कोई गा सकता है और सामूहिक भी गायन होता है इसका, तो ये भरथरी हो गया। मालवा क्षेत्र में दूसरा है हीड़ गायन। तो हीड़ गायन श्रावण के महीने में गाते हैं। ग्यारस माता की कथा तथा कृषि संस्कृति का सूक्ष्म वर्णन किया जाता है इसमें, किसमें, हीड़ गायन में। और गायन शैली इसकी कैसी होती है, एकल भी होती है और सामूहिक भी होती है। अब देखो संजा गीत क्या होता है। संजा गीत ना ये पितृव्रत पक्ष में शाम के समय गाया जाता है। कौन सा, संजा। अब इसका नाम ही है संजा, तो मतलब ये शाम के समय में रिलेट कर सकते हैं हम इसको। अब गोबर एवं फूल पत्तियों से दीवार पर संजा बनाते हैं, इसमें विषय इसका ये रहता है उस समय गाते हैं। अब कौन बना रहा होगा, तो महिलाएं, तो महिला प्रधान सामूहिक गायन शैली है संजा गीत। तो ये हमने कौन सा, मालवा क्षेत्र के पहले हमने देखा भरथरी, फिर हीड़ गायन, फिर संजा गीत देखा। अब हम देख रहे हैं मालवा में मोपे गायन। तो मोपे गायन क्या है, ये बसंत पंचमी के अवसर पर मनाते हैं। इसमें सरस्वती जी की आराधना करते हैं और ये एक सामूहिक गाने वाली शैली है, इसमें अकेले नहीं गाते मोपे गायन में। अब कुछ हमें न्यूज़ से पता चलता है जो कि बोल रहे हैं हीरा सिंह बोरलिया को मालवी लोकगीत के क्षेत्र में संगीत नाटक अकेडमी द्वारा अमृत पुरस्कार दिया गया है। तो किसको दिया गया है, हीरा सिंह बोरलिया। अभी हमने इसी वीडियो में पहले देखा था, एक और है महानुभाव जिनको भी अमृत पुरस्कार मिला है। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं सोच के, बहुत अच्छा होगा अगर आप बिना पेज पलटाए वो सोच पाएंगे और बता पाएंगे कि किसको अमृत पुरस्कार मिला था। अब देखिए हमने 2 क्षेत्र देख लिए हैं गायन के, अब हम तीसरा क्षेत्र देखते हैं बुंदेलखंड क्षेत्र के लोक गायन। तो इसमें पहला कौन सा है, भोला, बम्बुलिया और लमटेरा गीत। तो ये तीनों नाम एक ही चीज़ के नाम हैं, चाहे उसको भोला बोल लो, बम्बुलिया बोल लो या फिर लमटेरा गीत बोल लो। तो क्षेत्र कौन सा होता है इसमें, बुंदेलखंड क्षेत्र में मनाया जाता है। अब ये शिवरात्रि के अवसर पर मनाते हैं, वसंत पंचमी में, मकर संक्रांति के समय ये सब मनाए जाते हैं। और इसमें शिव और एवं शक्ति की भक्ति करते हैं और इनसे संबंधित भजन गाते हैं। इसमें कोई भी वाद्य यंत्र नहीं होता, लेकिन ये पुरुष और स्त्री प्रश्नोत्तर शैली में करते हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि सिर्फ ये गा रहे हैं, कोई वाद्य यंत्र नहीं है, शिव और शक्ति की भक्ति कर रहे हैं और ये अलग अलग अवसरों पर मनाया जाता है, भोला, बम्बुलिया और लमटेरा गीत। ठीक है, ये बुंदेलखंड क्षेत्र के कर रहे हैं हम। अब बुंदेलखंड में दूसरा आता है आला गायन। तो आला गायन बुंदेलखंड के मुख्य रूप से विश्व का सबसे लंबा गायन कौन सा है, आला गायन। तो ये प्रायः वर्षा ऋतु की में रात के समय पे गाया जाता है। तो इसमें ऋतु भी निश्चित है और समय भी निश्चित है कि वर्षा ऋतु में गा रहे हैं और रात के समय गा रहे हैं। अब इसमें वीर रस प्रधान महोबा के आला एवं ऊदल की वीर गाथा इसमें लिखी जाती है। अब एकल एवं सामूहिक गायन शैली उच्च स्वर सहित होता है, इसमें अकेले भी गाते हैं, साथ में भी गाते हैं और ऊंचे स्वरों में गाते हैं। अब प्रसिद्ध आला गायक कौन है इसमें, तो बच्चा सिंह है और चंद्रभान प्रसिद्ध, इसमें 2 हैं। तो हमने बुंदेलखंड में पहला देखा भोला, बम्बुलिया और लमटेरा गीत और दूसरा है आला गायन। अब तीसरा देखते हैं हम इसमें बैराता गायन। तो ये बुंदेलखंड क्षेत्र में है, धार्मिक त्यौहार अवसर पर रात के समय पे गाते हैं और ये इसमें महाभारत की कथाएं हैं। अब ये महाभारत की कथाएं तो संवाद शैली में ये कथा और गायन करते हैं वैरायता गायन में। अब फाग गायन आता है। तो फाग गायन क्या बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है, प्रमुखतः होली के अवसर पर ये मनाया जाता है। अब फाग गायन क्या है, ठाकुर फाग, ईश्वरी फाग और राई फाग 3 प्रकार के होते हैं। जो ठाकुर फाग है ना,
वो जिराई खेल के साथ एच के आकार में, ढोलक व मंजीरा के साथ किया जाता है, और ईसरी चौकड़ी में गाई जाती है, और जो राई फाग है वो राई नृत्य के साथ गाई जाती है। तो ये 3 प्रकार के फागों का वर्णन हमने देख लिया। अब चौथा इसमें आता है हरदौल की मनौती। तो प्रमुख रूप से ये बुंदेलखंड में फेमस है, और आंशिक रूप से मतलब थोड़ा थोड़ा ये बघेलखंड में भी आता है। अब ये इसमें वीरता प्रधान गायन परंपरा है, वीर रस पूर्वक हो ये गाया जाता है। अब कब गाया जाता है, लेकिन ये विवाह के अवसर पर गाया जाता है। तो ये जो हरदौल की मनौती है ना, तो इधर पे कोई भी फेस्टिवल होता है, कुछ भी ऐसा घर में किसी के फंक्शन होता है, तो ये मानते हैं कि हरदौल को निमंत्रण देने से वो कार्य अच्छे से संपन्न होता है और बिना कोई कमी के वो संपूर्ण हो जाता है। अब परीक्षा बिंदु दी गई है, तो इसमें बोल रहे हैं कि जो जगदेव का पुवारा है बुंदेलखंड की भजन शैली है। इसमें गाए जाने वाले गीत को लद कहा जाता है। तो लद क्या है, तो ये है जगदेव का पुवारा, बुंदेलखंड शैली का भजन होता है। तो हमने बुंदेलखंड शैली के सारे देख लिए हैं। अब हम आते हैं बघेलखंड क्षेत्र में लोक गायन। तो यह बिरहा गायन पहला इधर का। तो बिरहा गायन में बघेलखंड का ये सुनसान जगह पर, अब देखो बिरहा से ही समझ में आ रहा है कि बिरहा मतलब अकेला, कोई जगह नहीं, सुनसान। तो ये सुनसान जगह पर ऊंचे टीले पर बैठकर दिवाली के समय गाया जाता है। कौन सा? बिरहा गायन। श्रृंगार विरह गीत होता है, सवाल जवाब गायन शैली में इसको गाया जाता है, बिरहा गायन को। अब देखते हैं बसदेवा गायन। ये हरबोले गीत का है। तो बसदेवा गायन में क्या है कि हरबोले जाति द्वारा अपने यमजान के समक्ष दिन में गाया जाता है। अब इसमें क्या होता है, श्रवण कुमार की कथा होती है, रामायण कथा होती है, कर्ण की कथा होती है, और भी अलग अलग कथाएं इसमें गाई जाती हैं बसदेवा गायन में, या फिर इसको हम बोल सकते हैं हरबोले गीत। तो गायन शैली इसकी सामूहिक गायन शैली होती है। अब आता है पंडवानी गीत। ये बहुत फेमस है, और इनकी ये जो इसमें एक तीजन बाई हैं वो भी पंडवानी गीत में बहुत फेमस है। अब क्षेत्र है इसका शहडोल, अनूपपुर, बालाघाट। अब ये अधिकतर शाम के समय में आयोजित किया जाता है। पांडवों की कथा का वर्णन इसमें किया जाता है, इसलिए इसका नाम है पंडवानी गीत, क्योंकि इसमें पांडवों की कथा का वर्णन करते हैं। अब इसको बहुत ऊंचे स्वर में गाते हैं और कथा गायन शैली में इसका गायन करते हैं। अब इसमें प्रसिद्ध गायक कौन है, तो ये तीजन बाई और झाड़ू देवगन इसमें फेमस है। तीजन बाई का नाम मैंने आपको पहले भी बताया था। अब घोटुल पाटा गीत क्या होता है, तो घोटुल पाटा संस्कार भी होता है। ये मृत्यु के अवसर पर करते हैं। कौन करता है? मुड़िया आदिवासी क्षेत्रों में किया जाता है घोटुल पाटा गीत, मुड़िया आदिवासी मृत्यु के समय पर। अब ये आत्म शांति के लिए किया जाता है। बुजुर्गों द्वारा सामूहिक कथा गायन शैली है घोटुल पाटा गीत की। अब हम अगला देखते हैं देवरी गायन। तो ये बुंदेलखंड और बघेलखंड क्षेत्र में मनाया जाता है, गाया जाता है। गायन शैली इसकी होती है दोहा गायन, कृष्ण भक्ति पर आधारित होती है। प्रायः अहीर, यादव, ग्वाल जाति द्वारा ये किया जाता था देवरी गायन। अब हमने नृत्य भी देखा था एक, जो कि यादव, ग्वाल, अहीर जाति करती है, वो ग्वालिया करके वो नृत्य था। फिर ये आता है विदेशिया गायन। तो ये बघेलखंड में होता है। गीत में नायक और नायिका के बिछड़ने और उनके मिलने का वर्णन होता है। तो बिछड़ भी रहे हैं, फिर मिल भी रहे हैं, तो इन सब चीज़ों का वर्णन होता है विदेशिया गीत में। अब इस गायन में डगरिया, कोटवार जाति के लोग विशेष दक्षता रखते हैं। तो कौन से गीत में डगरिया और कोटवार जाति के लोग विशेषता रखते हैं, तो यह विदेशिया गायन में रखते हैं। अब मध्य प्रदेश के लोक गायन हमने देखा। अब हम एक बार इसका चार्ट देखते हैं कि हमने कौन कौन सा देखा। तो निमाड़ क्षेत्र में हमने सिंगाजी, निरगुड़िया, मसान्या और कलगातुर्जी देखा। फिर मालवा क्षेत्र में देखते हैं हम भर्तहरी, हीड़, संजा और मोपे।
फिर बुंदेलखंड क्षेत्र में आते हैं बम्बुलिया, भोला, आला, बरैता, फाग और देवरी गायन। अब बघेलखंड के कौन से थे, तो बिरहा, घोटुल पाटा, पंडवानी, बांस गीत और बसदेवा, ये सारे हमारे लोक गायन हो गए। अब हमने लोक नृत्य देख लिए हैं, लोक गायन देख लिए हैं, अब आते हैं हम लोक नाट्य पे, जो कि आखिरी एस्पेक्ट है लेक्चर का। सबसे पहले हम देखेंगे निमाड़ क्षेत्र में, फिर मालवा, फिर बुंदेलखंड और फिर बघेलखंड, और लास्ट में देखा जाएगा ये चार्ट जैसा कि अभी हम कर रहे हैं। तो निमाड़ क्षेत्र के लोक नाट्य में गम्मत, तो गम्मत क्या, नवरात्रि, होली और गणगौर के पर्व में गम्मत नाट्य किया जाता है। तो ये विषय वस्तु क्या उसकी, हास्य और व्यंग समसामयिक घटनाओं पर आधारित होता है क्या, गम्मत नृत्य। सुनील पांडे और ओमकार साहू इसके फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं। इसमें गम्मत लोक नाट्य का एक सूत्रधार होता है, उसको क्या बोलते हैं, कुटगारिया, कुटगारिया कहलाता है, जो कि सूत्रधार होता है गम्मत नाट्य का। अब आते हैं स्वांग। स्वांग क्या, निमाड़ांचल क्षेत्र में बनता है, किसी भी शुभ अवसर पर इसको किया जाता है। यह गम्मत के समान ही है, दोनों में बहुत सिमिलैरिटीज़ है। स्वांग में अभिनव की अवधि कम होती है, जबकि मंचन की अवधि अधिक होती है। अब स्वांग भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पाती स्वांग, एक होता है पनवाड़ी स्वांग। तो पाती स्वांग में गणगौर के समय महिलाओं द्वारा दिन का समय है और विवाह के अवसर पर महिलाओं के द्वारा ये किया जाता है। तो ये हो गया पाती स्वांग और पनवाड़ी स्वांग। ठोठिया क्या होता है, तो ठोठिया क्षेत्र निमाड़ांचल में मनाया जाता है, विवाह के समय या बारात गमन के बाद मनाया जाता है। यह एक महिला प्रधान हास्य नाट्य है, मतलब एक टाइप का ये हंसने के लिए महिला प्रधान है, कौन सा, ठोठिया, और विवाह के समय पे बारात के गमन के बाद किया जाता है। अब एक आता है रास मंडल, तो ये भी यहीं का है, जन्माष्टमी के समय पे इसको मनाया जाता है और इसमें भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप की लीलाओं का मंचन किया जाता है, किसमें, रास मंडल में। तो रास लीला होता है ना, वैसे ही रास मंडल हम इससे रिलेट कर सकते हैं। अब एक होता है खमरास, तो खमरास जो है वो निमाड़ांचल में मनाते हैं, जन्माष्टमी के समय पे भी ये मनाते हैं। अब इसमें भगवान कृष्ण के जीवन पर आधारित है। खमरास को रासलीला भी कहा जाता है। तो देखो अभी तक हमने रास वाले दो देखे हैं, दोनों कृष्ण भगवान से रिलेटेड हैं और जन्माष्टमी के समय पे मनाए जा रहे हैं। तो हमने देख ली निमाड़ क्षेत्र के गम्मत, स्वांग, फिर ठोठिया, रास मंडल और खमरास, जो कि दोनों ये जन्माष्टमी के समय मनाए जाते हैं। अब हम आते हैं मालवा क्षेत्र के लोकनाट्य पे, और उसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है माच। माच के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि माच हमारा राजकीय नाट्य घोषित किया गया है। ये संपूर्ण मालवांचल में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, तो ये वर्षा ऋतु को छोड़कर रात्रि के प्रथम पहर में मनाया जाता है, ठीक है। तो वर्षा ऋतु को छोड़कर वर्ष भर मनाया जाता है, हर टाइम मनाया जाता है, लेकिन रात्रि के प्रथम पहर में मनाते हैं। अब इसमें क्या, ये मालवी लोक जीवन पर आधारित होता है। अब इसको दोहा शैली को, इसकी में जो दोहा शैली होती है ना, उसको क्या बोलते हैं, रंगत। तो रंगत किस चीज़ से रिलेटेड है, ये माच नृत्य से रिलेटेड है। अब इसके प्रमुख कलाकार कौन है, सिद्धेश्वर सेन जी हैं और ओम प्रकाश शर्मा जी, कौन से, माच के प्रमुख कलाकार हैं। माच लोकनाट्य में ढोलक और सारंगी प्रमुख वाद्य यंत्र होते हैं। अब ये ना, इसमें कुछ राजा की कथाएं भी हैं जो कि मेंशन होती हैं, इसके रूप में इसको करते हैं। तो वो हैं हरिश्चंद्र की कथाएं, भक्त प्रहलाद की कथाएं और राजा करतला की और भक्त ध्रुव की कथाएं इसमें की जाती हैं। अब हम इसको एक बार और रिवाइज करेंगे कि एक तो राजकीय नाट्य है, संपूर्ण मालवा में मनाते हैं, पूरे साल मनाते हैं, लेकिन वर्षा ऋतु में नहीं मनाते और प्रथम पहर में रात्रि के मनाते हैं। इसकी दोहा शैली को रंगत बोलते हैं। सिद्धेश्वर सेन, ओम प्रकाश शर्मा इसमें फेमस पर्सनालिटीज़ हैं। ढोलक और सारंगी का यूज़ करते हैं और कथाएं करते हैं इन राजाओं की, इन महान पुरुषों की।
अब आते हैं ढोला मारू गीत पे। तो जो ढोला मारू गीत है ना, वो राजस्थान के प्रमुख दोहा गीत और नाट्य होते हैं। तो मध्य प्रदेश में मालवा, निवाड़ तथा बुंदेलखंड में गाए जाते हैं। भवाई जाति के लोग इस नाट्य में पारंगत होते हैं। तो जो कौन होता है, तो आप याद रखेंगे कि जो भवाई जाति के लोग होते हैं ना, वो इसमें पारंगत होते हैं। इस गीत में राजकुमार ढोला और राजकुमारी मारू के प्रेम प्रसंग का वर्णन करते हैं, इसलिए इसका नाम है ढोला, जो कि राजकुमार थे, और मारू जो कि राजकुमारी थी, इनका वर्णन करते हैं। फिर आता है ग्वारी नाट्य। तो ग्वारी नाट्य क्या है, भील जनजाति का प्राचीन लोक नाट्य है। अब इसमें क्या होता है, मेरू नाट्य के नाम से भी इसको जाना जाता है। मेरू नाट्य के नाम से इसका प्रमुख आधार है शिव तथा भस्मासुर की कथा कराना। ठीक है। अब नृत्य रक्षाबंधन के दूसरे दिन शुरू होकर लगभग 40 दिन तक ये चलता है। कौन सा, ग्वारी नाट्य। अब राम दंगल, तो राम दंगल मालवा अंचल में होता है। अब कलगी तुर्रा की तरह यह राम दंगल मालवा का लुप्त होते जा रहा है। तो अब जैसे कलगी तुर्रा थोड़ा लुप्त होता जा रहा है ना, वैसे ये मालवा का राम दंगल है, वो भी लुप्त होता जा रहा है। लेकिन आपको याद रखना है, ये मालवा क्षेत्र का है। अब इसमें एक और आता है नकल। तो नकल भी मालवा क्षेत्र का है। ये लोकप्रिय व्यक्ति की नकल उतार कर नाट्य करते हैं। तो जैसे इसमें मिमिक्री बोलते हैं ना, तो ये मिमिक्री टाइप का एक नाट्य है। नाट्य के साथ साथ इसमें ईश्वर की वंदना भी की जाती है। अब हमने मालवा क्षेत्र के देख लिए हैं। इसके बाद हम आते हैं बुंदेलखंड क्षेत्र पे के लोक नाट्यों पर। तो जो स्वांग है, स्वांग बुंदेलखंड क्षेत्र का लोक नाट्य है। इसको विभिन्न त्योहारों और उत्सव पे राई नृत्य के बीच में प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है। अब इसमें सामाजिक ये घटना पे आधारित होता है। लकड़बग्गा, लकड़बग्गा बघेलखंड और बुंदेलखंड का डांस है। ये विवाह के बाद खुले मंच पर किया जाता है और इसमें ये वन पशु पे आधारित है। कौन सा, लकड़बग्गा डांस। तो इसमें बाघ टाइप का ये एनिमल आ रहा है, तो आप इसको पशु रिलेटेड कर सकते हो। अब रासलीला, तो रासलीला आ गया, हमने पहले भी देखा था। रास आ रहा है तो जन्माष्टमी से रिलेटेड है, तो ये बघेलखंड बुंदेलखंड में होता है। भादों में कृष्ण जन्माष्टमी के आसपास मनाया जाता है। कृष्ण की लीलाओं पर आधारित होता है क्या, रासलीला। फिर आता है रामलीला। तो रामलीला बुंदेलखंड के साथ साथ संपूर्ण मध्य प्रदेश में होता है। दशहरा और नवरात्रि के समय पे रामलीला मनाई जाती है। अब जो रामचरितमानस की चौपाई और दोहे पर ये आधारित होती है क्या, रामलीला। तो ये कॉमन है, ये इसमें हमें इन्फॉर्मेशन हमारे पास पहले से थी। अब रहस्य, तो रहस्य क्या है, ये भी बुंदेलखंड का है। ये भी जन्माष्टमी के समय पे मनाया जाता है। अब इसका ना, इसमें भी जो भगवान कृष्ण से रिलेटेड जो जीवन उनका आधारित है, जिन कथाओं पर, नाट्यों पर, तो उसमें ये नाट्य किए जाते हैं रहस्य में जन्माष्टमी के समय पे। भड़ौती, भड़ौती क्षेत्र बुंदेलखंड का है। बुंदेलखंड की शौर्य गाथाओं पर आधारित है। कौन सा, भड़ौती। तो चंदेल शासकों के समय प्रबोध चंद्रोदय और कर्पूर चरित्र में इसका उल्लेख मिलता है भड़ौती में। फिर आते हैं नौटंकी में। तो नौटंकी बुंदेलखंड और बघेलखंड क्षेत्र में मनाया जाता है। किसी भी शुभ अवसर पे मनाया जाता है। कौन सा, नौटंकी नाट्य। अब इसमें क्या, लोक दाम्पत्य जीवन पर हास्य व्यंग्य करते हैं नौटंकी में। तो अब नौटंकी शब्द से ही समझ में आ रहा है कि ये हास्य से रिलेटेड है। तो ये दाम्पत्य जीवन और लोक पे हास्य व्यंग करते हैं। किसी भी अवसर पे नौटंकी को किया जा सकता है। तो ये सारे हमारे होते हैं बुंदेलखंड के स्वांग, लकड़बग्गा, रासलीला, रामलीला, रहस्य, भड़ौती। ठीक है। और नौटंकी हो गया। अब आगे देखते हैं हम, इसमें कौन सा आता है, बघेलखंड क्षेत्र में लोकनाट्य। तो ये जिंदबा, तो बहलोल गौरैया, तो ये बुंदेलखंड क्षेत्र में मनाते हैं। बारात गमन के बाद मना किया जाता है ये जिंदवा। बघेलखंड में जब बारात चली जाती है, उसके बाद जिंदवा, बहलोल गौरैया, यह नाट्य किया जाता है। इसकी वस्तु विषय क्या होती है, ये हास्य से रिलेटेड होता है और महिला प्रधान होता है। तो अब हम देखते हैं छाहोर। तो छाहोर भी बघेलखंड में मनाया जाता है। दिवाली के समय अहीर जाति द्वारा मनाया जाता है।
कौन सी जाति है इसमें? अहीर जाति। और इसमें सामूहिक दोहा गायन के साथ नाट्य करते हैं। अब इसमें हमें समझ में आ रहा है कि बहुत सारे नाम हो रहे हैं, बहुत सारे फैक्ट्स हो रहे हैं, लेकिन आपको मन से याद करना पड़ेगा। सिर्फ आप इतना भी याद रखते हैं कि कौन सा ये किस एरिया से रिलेटेड है, वो भी आपके लिए बहुत होगा। हम बिल्कुल वीडियो के लास्ट में चैप्टर ख़त्म होने आ रहा है, बने रहिए हमारे साथ और आगे कुछ और पढ़ते हैं, बस फिर हमारा चैप्टर ओवर हो जाएगा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड चैप्टर है। अब मनसुखा, ये बघेलखंड का है। सभी शुभ अवसरों पर ये और त्योहारों पर ये किया जाता है। अब इसमें मनसुखा लोकनाट्य एक लोक व्यंग है जिसे रास के बघेली रूपांतर माना जाता है। किसका? रास का। इसमें 2 मंच और 2 पदों का प्रयोग होता है। किसमें? मनसुखा में। अब आते हैं हिंगोला या हिंगाला। तो ये बघेलखंड क्षेत्र में होता है। शुभ अवसर पर, त्योहारों पर किया जाता है ये नृत्य। फिर इसमें हास्य एवं कटाक्ष से युक्त 2 दलों के बीच में गीतों के माध्यम से नोक झोंक होती है। तो 2 दल हैं, 2 दल में गीतों के माध्यम से नोक झोंक हो रही है और हास्य हो रहा है, कटाक्ष हो रहा है। इस टाइप से हिंगोला हिंगाला ये मनाया जाता है। हिंगाला एक मंच रहित सीधा और सरल नाट्य रूप होता है जो कि बघेलखंड एरिया में होता है। अब देखो, जो मैंने आपको हरदौल की मनौती के बारे में बताया था, तो इसमें डिटेल में लिख दिया है कि जो हरदौल की मनौती है ये बुंदेलखंड और बघेलखंड क्षेत्र में प्रचलित है, वीरता प्रधान गायन है। अब राजा जो हरदौल होता है बुंदेलखंड क्षेत्र में देव रूप माने जाते हैं। ये मानते हैं कि जो राजा हरदौल का संबंध ओरछा रियासत से था। अब हरदौल बुंदेलखंड के महाराजा किसके? वीर सिंह के सबसे छोटे बेटे थे ये राजा हरदौल। तो स्थानीय लोग जो शादी विवाह में, यज्ञ में, भंडारा में उनको आमंत्रित करना कभी नहीं भूलते, क्योंकि लोग ये मानते हैं कि हरदौल को निमंत्रण देने से भंडारे में कभी कोई कमी नहीं आती है। अब डेरू वाद्य यंत्र क्या है? यह भील जनजाति का प्रमुख वाद्य यंत्र है। कौन सा? डेरू वाद्य यंत्र। तो ये डमरू का बड़ा रूप है। जैसे डमरू होती है ना जो शिव जी के उसमें बजाते हैं, तो वो उसका बड़ा रूप है। आम की लकड़ी से बना होता है और ढेरू को कांसे की थाली में ठोक कर बजाया जाता है। तो ये हो गया ढेरू वाद्य यंत्र। अब हम इसमें लास्ट में देखते हैं कुछ चीज़ें। ये आपके लिए इसमें परीक्षा धाम दिमागी कसरत करवा रहा है, तो ये आपको इसमें हिंट दी गई हैं। अब आपका जो भी प्रीवियस नॉलेज है, इधर पे आप शब्दों को जमाएं और अपने दिमाग की कसरत करें, क्योंकि ये ही इम्पॉर्टेंट होता है कि आपको याद कितना है। ये इम्पॉर्टेंट नहीं होता है कि कितना पढ़ लिया है। मध्य प्रदेश में नृत्य और गायन से संबंधित प्रमुख कलाकार कौन से हैं? तो राई नृत्य से संबंधित हैं राम सहाय पांडे जी और ज्ञानेश्वरी देवी जी। ये हो गए राई नृत्य के। फिर पंडवानी गायन क्या? तीजन बाई, झाड़ू देवगन। ये हो गया पंडवानी नृत्य से। कलगी तुर्रा में सुमेर सिंह और मनसा राम आ जाते हैं। निरगुड़िया गायन में प्रहलाद सिंह टेपनिया आ जाते हैं। आल्हा गायन में बच्चा सिंह आ जाता है और चंद्रभान प्रसिद्ध आ जाते हैं। गम्मत में सुनील पांडे और ओमकार साहू हैं। माच में आते हैं ओम प्रकाश शर्मा, सिद्धेश्वर सेन, कालूराम जी और बालमुकुंद जी माच नृत्य में आ जाते हैं। देखो, अब हमें इसमें कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल रही है जो कि करंट से रिलेटेड है। तो बोल रहे हैं किरण सदाशिव देशपांडे को हिंदुस्तानी वाद्य संगीत श्रेणी में तबला वादन में एक संगीत नाटक एकेडमी द्वारा अमृत पुरस्कार दिया है। तो इस चैप्टर में हमने 3 लोग देख लिए हैं जिनको अमृत पुरस्कार मिला है। अब मध्य प्रदेश में अन्य नृत्य गायन प्रयुक्त होने वाले वाद्य यंत्र कौन से हैं? तो बस इसमें हमें ये आखिरी पार्ट है इसका कि कौन सा वाद्य यंत्र किस नाट्य में, नृत्य में प्रयोग किया जाता है। तो ये है राई नृत्य में ढोलक, मृदंग, झांझ, मजीरा और रमतुला। फिर गणगौर में ढोलक और मटकी से हो जाता है। भरथरी गायन में एकतारा है। तो हम देख रहे हैं सिर्फ एकतारा भरथरी गायन में ही बस उपयोग हो रहा है। पंडवानी गायन में खड़ताल, गरबा में ढोलक, घुंघरू, कर्मा, मंदार, टिमकी। फिर भगोरिया नृत्य में आता है ढोलक, मंदार, शहनाई। लोक दहका नृत्य आता है ढोलक, मंजीरा, झांझ।
बम्बुलिया भोला गीत में आते हैं वाद्य यंत्र रहित, इसमें कोई भी नहीं होता है, हमने पढ़ा था वाद्य यंत्र। काठी नृत्य में आता है ढाक। अब मुझे ये नहीं पता कि ढाक क्या होता है एकदम, तो इसको हम गूगल में सर्च करके देखेंगे कि ढाक क्या चीज़ है। मटकी नृत्य ढोल और ढोलक होता है, बधाई गायन होता है, ढपली और मृदंग, और कहरवा नृत्य होता है, टिकोरी और टिकोरा इसमें यूज़ होता है। तो देखो अब हमारा वीडियो सारा हो चुका है। अब हमने बोला था कि हम सबसे लास्ट में देखेंगे जो हमारा चार्ट मध्य प्रदेश का दिया गया था, क्योंकि अब हमने सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ मालवा क्षेत्र से। तो मालवा क्षेत्र के लोक नृत्य कौन से फेमस है? मटकी और रजवाड़ी। फिर लोक गायन में भरतरी गायन और मोपे गायन इधर का फेमस है। और लोक नाट्य है माच, जो कि स्टेट गवर्नमेंट राज्य की नाट्य है हमारा। अब देखते हैं हम इसमें नृत्य निमाड़ के क्षेत्र में। तो काठी और मांडल्या लोक नृत्य हो गए। लोक गायन सिंगाजी, कलगी और निरगुड़िया, ये लोक गायन है निमाड़ क्षेत्र के। और गम्मत हो जाता है लोक नाट्य। फिर बुंदेलखंड में लोक नृत्य कौन से हैं? तो राई और ढिमराई हो गए बुंदेलखंड के। भोला, बम्बुलिया, आल्हा गायन ये हो गया, लोक गान हो गए इधर के। और लोक नाट्य में स्वांग और लकड़बग्गा हो गया, जो बुंदेलखंड क्षेत्र के लोक नाट्य हो जाते हैं। अब आखिरी में बघेलखंड क्षेत्र देखते हैं। तो बघेलखंड क्षेत्र में लोक नृत्य कौन से हैं? सुआ, अहरी, कलसा। और लोक गायन है बिरहा, बसदेवा। लोक नाट्य में झिंदवा और छाउर, ये दोनों लोक नाट्य हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर मध्य प्रदेश के लोक नृत्य, लोक गायन और लोक नाट्य को बखूबी पूर्ण कर लिया है। अब आपका काम है बार बार रिवाइज करना, जिससे आपको एकदम चीज़ें मुखाग्र याद हो जाएं। कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू।